चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास फिर एएनएम पोस्ट के लिए। और हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य संगठन, और इसमें हम स्वास्थ्य संगठन में जिला स्तर पर स्वास्थ्य संगठन पढ़ रहे थे। किस पर पढ़ रहे थे? जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर हमने सबसे पहले जो एक चीज पढ़ी थी वो थी उपकेंद्र। क्या पढ़ा था हमने? उपकेंद्र, जिसको सब सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेंटर। कल हमने बड़े विस्तार के साथ इसकी क्लास कर ली थी कवर। इसके जितने भी कार्य, जितनी भी इसके बारे में जानकारी थी वो ले ली थी, लेकिन एक क्लास मिस थी, सॉरी एक पॉइंट मिस था इसका। और वो पॉइंट था, मैं देख रहा था सीएचओ के पेपर में क्वेश्चन आया था। हालांकि सीएचओ बहुत बड़ा लेवल है। सीएचओ जो होता है वो आपके एएनएम से काफी बड़ी पोस्ट होती है। सीएचओ समझ लीजिए डॉक्टर के बाद दूसरी रैंक होती है अस्पताल में, है ना। लेकिन फिर भी चूंकि वो लाइन एक है और चूंकि हम उपकेंद्र पढ़ा रहे थे, तो अगर वहां से मैंने क्वेश्चन देखा, उठाया आपके लिए, एक बार आया था कि टाइप बी उपकेंद्र और टाइप ए उपकेंद्र में डिफरेंस क्या है ना। हालांकि ये पीएससी में भी आ जाता, मैं पढ़ाता आगे, लेकिन वहां से मैंने दिल नहीं मानना, तो मैंने कहा बता देता हूं मैं। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। तो ये सब कुछ तो कंप्लीट हो गया था। अब इसमें आप ये देख लीजिएगा कि उपकेंद्र जो है, अगर हम उपकेंद्र का प्रकार देख लें तो दो तरह के उपकेंद्र हमें देखने को मिलते हैं। इसको बांटा गया है इस तरह से, टाइप ए उपकेंद्र और टाइप बी उपकेंद्र। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि जो डिलीवरी होती है, जो प्रसव होता है, वो उपकेंद्रों पर सामान्यता नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो एएनएम पोस्टेड होती है वो गर्भवती महिला को प्रसव कराने के लिए अस्पताल ले जाने का प्रोत्साहित करती है उसको। या तो भाई घर पे कर लो अपने, या फिर इसको कहां लेके चलो? हॉस्पिटल लेके चलो। यही तो हमने कल चर्चा की थी। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है। कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए उपकेंद्र से पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या सीएचसी बहुत दूर हो, इतनी दूर हो कि वो सही समय पर गर्भवती महिला को वहां ना पहुंचा सकेंगे। पहली चीज कंडीशन। या दूसरी कंडीशन, हो सकता है दूरी कम हो लेकिन परिवहन के साधन ना हो, रूट्स अवेलेबल अच्छे ना हो, या गाड़ी वाड़ी जाने की व्यवस्था ना हो। बात समझ रही आपको? तो ऐसी कंडीशन में उन उपकेंद्रों पर प्रसव कराया जा सकता है। तो ये जो वर्गीकरण है, ये दो वर्गीकरण इसी बात पे है। एक उपकेंद्र वो जहां पर प्रसव किया जा सकता है, एक उपकेंद्र वो जहां पर प्रसव नहीं हो सकता। तो यहां ध्यान रख लें कि जो टाइप ए है, ये जो टाइप ए है, टाइप ए वह उपकेंद्र होगा जहां प्रसव नहीं कराया जाता, जहां प्रसव नहीं कराया जाता। और टाइप बी वह उपकेंद्र होगा जहां पर प्रसव यानी डिलीवरी कराई जाती है, कराया जाता है। अब सामान्यतः समझने की बात है, सामान्यतः टाइप बी वाले उपकेंद्र जनरली, ये वाले जो उपकेंद्र हैं, ये कहां मिलेंगे आपको? पहाड़ी क्षेत्रों। कहां मिलेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों। क्योंकि पहाड़ी ही क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, चाहे वो परिवहन के साधनों के साथ हो, चाहे मोबाइल के साथ हो, कम होती है तुलनात्मक रूप में। हिल्स में कम कनेक्टिविटी मिलती है। आप कई बार देखते हो गर्जिया जाते होंगे, नैनीताल जाते होंगे, टावर ही नहीं आते। तो कनेक्टिविटी कम है, नेटवर्क कम है, परिवहन के साधन कम है। इसीलिए रोगी को या मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने से अच्छा है कि उसका इलाज वहीं पर रहकर किया या कराया जाए। बस भाई, तो टाइप बी वे उपकेंद्र हैं जहां पर प्रसव होगा, और टाइप ए वे उपकेंद्र हैं जहां प्रसव नहीं होगा। वो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे और ये सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगे।
हमारे और आपके यहाँ जो उपकेंद्र होंगे वो किस टाइप के होंगे, टाइप ए। इतनी जानकारी बचेगा, ठीक है। नहीं वो, हाँ वो कम पे होगी वहां पर, यहाँ 5,000 है, वहां 3,000, वो सब में ही है वो। ये जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, यहां जो उपकेंद्र बनेगा, ये जो उपकेंद्र बनेगा ये 3,000 की संख्या पर बनेगा, 3,000 की जनसंख्या पर बनेगा। और यहां जो उपकेंद्र बनेगा, यहां जो उपकेंद्र बनेगा ये 5,000 की जनसंख्या पर बनेगा। ये आप दोनों पॉइंट्स भी याद कर लेना, ठीक। अब अगला हेडिंग और अगला टॉपिक, टॉपिक कह लीजिए, हेडिंग कह लीजिए। नंबर दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है पीएचसी। क्या नाम है? पीएचसी। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और इसी को आप क्या बोलते हैं? पीएचसी। पीएचसी भी आप किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पीएचसी के बारे में सामान्य जानकारी, तो पीएचसी के बारे में सबसे पहली चीज आपको जानी है कि यह पहली वह स्वास्थ्य इकाई है जहां रोगी का डॉक्टर से काउंसलिंग होती है। बात समझ में आई? यह पहला केंद्र होगा, पहला स्वास्थ्य केंद्र होगा, तभी तो प्राथमिक नाम दे दिया। यह पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां पर रोगी डॉक्टर से भेंट कर सकता है, डॉक्टर से परामर्श कर सकता है, क्योंकि उपकेंद्र पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो पहली बात तो यही लिखना सिंपल इसमें, पहला स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य इकाई, पहली लिख लेंगे, पहली स्वास्थ्य इकाई जहां पर रोगी डॉक्टर से परामर्श कर सकता है या मिलता है या करता है, एक चीज। दूसरी चीज, समतल मैदानी क्षेत्रों में ये 30,000 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं, जबकि पहाड़ी जनसंख्या क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। तो दूसरी बात यहां पर भी लिख लें, दूसरी बात लिख लें, मैदानी भागों में 30,000 की जनसंख्या पर 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी खोला जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी खोला जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये समझें कि मैदानी भागों में 30,000 की जनसंख्या पर और
पहाड़ी भागों में 20,000 की जनसंख्या पर क्या खोला जाता है? ठीक। इसके बाद ध्यान रखें, अगला पॉइंट, अगली विशेषता, 6 उपकेंद्रों पर, 6 उपकेंद्रों पर एक पीएचसी कार्य करता है, कार्य करता है। या इसको दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक पीएचसी में कितने सब सेंटर शामिल होते हैं। तो कितने सब सेंटर शामिल होते हैं? 6। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि एक पीएचसी में कितने गांव होते हैं, तो इसका डेटा आता है लगभग 26 गांव। तो ये भी आप लिख लें, एक पीएचसी में लगभग 26 गांव होते हैं। इसीलिए उपकेंद्र भी जो है 4 से 5 गांव पे एक बनता है, होता है आपके पास। उपकेंद्र पे कितने गांव गए आप उसे कर लो भाई, 6 उपकेंद्र और 24-25 गांव, तो 6 चौक 24, यानी एक उपकेंद्र में 4 से 5 गांव होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये एक पीएचसी में कितने गांव होंगे? 26 गांव लगभग होंगे। दूसरा, एक पीएचसी में स्टाफ की संख्या, जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, वैसे तो सब मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है कितने होंगे? 14। 15 पहले थे, अब नई गाइडलाइन के हिसाब से 14 हो गए हैं। 2021 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो 14, पहले ड्राइवर इसमें काउंट होता था, अब ड्राइवर को पीएचसी से पोस्टिंग उसकी हटा दी है। अब डॉक्टर को गाड़ी नहीं मिलती, जब से ये आ गई ना, ये एम्बुलेंस जो आ गई 108 102, तो पहले क्या था, एक गाड़ी होती थी इमरजेंसी के लिए, कहीं टीम जाए कहीं टीम लेकर आए। अब ड्राइवर की पोस्ट पीएचसी से खत्म कर दी है, क्योंकि ये माना गया है कि जितने भी डॉक्टर या जितना भी स्टाफ होगा वो सब रेजिडेंशियल होगा। रेजिडेंशियल समझ रहे हैं? वहीं पर रुकेगा, कोई ड्राइवर नहीं, नो ड्राइवर। तो पहले 15 थी, मैं डिटेल से पूरा लिख देता हूं, कभी इस तरह से आ जाए किसको हटा दिया है। तो पहले 15 थी, 2021 में घटाकर 14 कर दी गई है। किस एक पद को खत्म कर दिया है? ड्राइवर को खत्म कर दिया है। तो लिख ले इसको भी, एक पीएचसी में कुल स्टाफ संख्या बराबर 14। एक पीएचसी में कुल स्टाफ संख्या बराबर क्या होती है? 14 होती है, जिसमें 2 डॉक्टर होंगे। 2 क्या होंगे? डॉक्टर। और ये 2 डॉक्टर कौन से होंगे? एक डॉक्टर तो होगा आपका, मतलब जिसे आप कह सकते हैं चीफ एमबीबीएस डॉक्टर होगा, और दूसरा होगा आयुष वाला, यूनानी या होम्योपैथी या आयुर्वेदा का, कोई सा भी एक डाल दे सकते हैं, वो इसमें आयुष डॉक्टर होगा एक, है ना। बाकी सब एनम जीएनएम ये सब स्टाफ चलता रहता है। ठीक है। तो 14 होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं वाली बात कि पहले 2021 से पहले 21 से पूर्व स्टाफ की संख्या 15 होती थी, परंतु 2021 की गाइडलाइन के अनुसार 2021 की गाइडलाइन के अनुसार ड्राइवर का पद या पोस्ट हटा दिया गया है, तो अब कितनी रह गई है? अब रह गई है 14। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है। तो हमने इसमें 6 सब सेंटर हो गए,
ये वाली बात भी हो गई। अब आता है इसमें कितने बेड होते हैं। तो वर्तमान गाइडलाइन में वैसे तो 4 से 6 है, लेकिन अगर आपको एक ही संख्या मांगनी पड़े तो 6 मानेंगे आप, है ना। क्या मानेंगे? 6। तो मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूं, सारी चीजें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पीएससी पढ़ रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, है ना, ये हम पीएससी पढ़ रहे हैं। तो पीएससी में पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि ये पहला स्वास्थ्य इकाई होगी जहां पर रोगी डॉक्टर से कंसर्न करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये पहला पॉइंट हमने ये देखा, पहला पॉइंट ये वाला है इसका। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमने क्या देखा कि पीएससी मैदानी भागों में 30,000 की जनसंख्या पर एक होगी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक होगी। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि एक पीएससी में 6 उपकेंद्र शामिल होंगे। कितने? 6 उपकेंद्र। चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि एक पीएससी में 26 गांव आएंगे। कम से कम कितने गांव आएंगे? 26। और पांचवा पॉइंट हमने ये देखा कि एक पीएससी में कुल 14 स्टाफ होगा। कितना स्टाफ होगा? 14 स्टाफ होगा। पहले 2021 से पहले ये संख्या 15 होती थी, लेकिन अब वर्तमान में 14 है। ड्राइवर के पद को यहां से खत्म कर दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में ये 5 पॉइंट हो गए, क्लियर हो गए 5 पॉइंट। अब इसी में छठा पॉइंट, इसके बारे में छठा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, छठा पॉइंट, एक पीएससी में बेड की संख्या 4 से 6 तक होती है। एक पीएससी में बेड की संख्या 4 से 6 तक होती है, ठीक है। अब देखिए, प्रसव के आधार पर पीएचसी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए या टाइप ए, टाइप बी, प्रसव के आधार पर। और इसमें प्रसव की संख्या मानी गई है 20। क्या मानी गई है? 20। यदि किसी पीएचसी पर एक महीने में 20 प्रसव, 20 डिलीवरी से कम होती हैं तो टाइप ए, और 20 से अधिक होती है तो टाइप बी। पॉइंट समझ में आया? टाइप ए पीएचसी क्या होगी? जहां पर डिलीवरी 20 से बिलो है, 20 से क्या है? कम है। और टाइप बी पीएचसी वो होगी जहां पर डिलीवरी 1 मंथ में 20 से अधिक है। बात समझ आ गई? तो ये भी हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 बना के, इसको पॉइंट नंबर 7 बना देंगे। देखिए, आप कैसे भी लिख लें, आप ऐसे भी लिख लें, आप 1 2 3 करके लिख लें, आप जैसे वैसे लिख लें। ये आपको अच्छे से नोट्स बनाना है ना, बस नोट्स अच्छे से बनाना है। तो 7 नंबर का पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको? डिलीवरी के आधार पर या प्रसव के आधार पर, प्रसव की संख्या के आधार पर, ऐसे पूरा लिखेंगे, प्रसव की संख्या के आधार पर प्रसव की संख्या के आधार पर पीएचसी 2 कैटेगरी में हम बांटेंगे। टाइप ए की पीएचसी, टाइप बी की पीएचसी। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने पहले लिख दिया, यहां पर अगर प्रसव 20 से कम, और ये भी कहां? प्रति माह, 1 माह का डेटा है ये, तो वो टाइप ए की पीएचसी कहलाएगी। और यदि प्रसव 20 से अधिक प्रति माह हो रहे हैं जिस अस्पताल में, तो वह टाइप बी का पीएचसी कहलाएगा। ये पॉइंट भी आप इसमें मेंशन कर लीजिए। देखिए, समझ में आ रहा है? एरो से समझ में आ गया ना आपको? हाँ,
कम लिखने पे अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा बेहतर है। हो गया? इतनी बातें आपको जाननी है पीएचसी के बारे में सामान्य रूप से। अब हम बात करेंगे पीएचसी के कार्य की। तो सातों पॉइंट क्लियर हो गए, जो बेसिक्स पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, परीक्षा में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें पीएचसी के कार्य, मतलब क्या क्या होता है वहां पर, कौन कौन सी रोगी को सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि हम एनएम की दृष्टि से पढ़ना है तो पहले तो मातृत्व भी पढ़ेंगे, हालांकि काम तो वहां बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आप समझिएगा, सबसे पहले इसमें आप लिख लेंगे मातृत्व देखभाल का काम होता है। मातृत्व देखभाल का काम होता है। अब देखिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं, एक एएनएम की पोस्टिंग पीएचसी पर भी होती है, होती नहीं होती है? कैसे? क्योंकि जो शहरी एएनएम होगी, जिसको कस्बा मिलता है ना, उसको भी तो हम एक क्षेत्रीय मानते हैं ना, पीएचसी कहीं तो होगी। तो पीएचसी जहां पर है, ब्लॉक लेवल पर है, तो उस ब्लॉक में भी तो एक एएनएम होगी नहीं होगी, तो वहां का उपकेंद्र पीएचसी में हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिएगा, इसको इस तरह समझिएगा जैसे चौकियां होती हैं, थाने होते हैं, कोतवाली होती है। अब सोचिए जहां पर कोतवाली है तो वहां की चौकी कोई होती नहीं, वो कोतवाली में ही चौकी इनबिल्ट हो जाती है, सम्मिलित हो गई। भाई अलग से क्यों खर्चा करना है? तो ऐसे ही मान के चलिए, जैसे कि आप समझिएगा इसको कि जैसे तहसील होती हैं, तो मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा भी तहसील है, कांट भी तहसील है, और मुरादाबाद भी तहसील है कि नहीं है? तो मुरादाबाद तहसील का जो मुख्यालय है, तो वहां पर भी एक तहसीलदार होगा, ठाकुर द्वारा में भी एक तहसीलदार होगा। तो ऐसे समझ लीजिएगा आप। तो पीएचसी जहां पर होगी वहां पर कोई तो उपकेंद्र होगा, तो उस उपकेंद्र को कहां सम्मिलित कर दिया जाता है? पीएचसी में। पीएचसी में ऐसे ही जहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा वहां पर पीएचसी सम्मिलित कर दी जाती है। जगह दो उन्हें पीछे। क्या बात, इतनी बुरी क्लास चल रही है, नींद आ रही है? आखिर तुम तो झपकी ले रही थी अभी, पानी वानी पी लो उठ के, इतना लोड मत लो, है ना। इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रहा मैं, पढ़ा रहा हूं, इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं क्या है? देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर, यही होता है ना। यही है नहीं, यही इस बात के, इस बात को पढ़ने, जैसे आप लोग दूर से आ रहे हो, ये कहीं दूर जा रही होती और समय और पैसा दोनों खराब कर रही होती, तो इनको नींद नहीं आती। फ्री में यही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। कोई बात नहीं, पानी वानी पी लो, सर में दर्द, चाय बनवा लो, कॉफी मंगवा लो, बोल दो उसको। तो कौन से रहो, मैंने शुरू में क्या समझाया था आपको, ये मौके बार बार नहीं मिलते जिंदगी में। आप ये देखो कि आपको एक सामान्य गृहिणी की जिंदगी जीनी है, घरेलू औरत, या लाइफ में कुछ करना है, अपने सपनों को भी, अपने मन का जेवर, अपने मन की स्कूटी, या पति पे डिपेंड रहना जिंदगी भर। हाँ, या ये कि भाई मूड नहीं है, पति ने डांट दिया तो बैठ जा घर में। तो डिमांड अपने शौक पूरे करने के लिए अपनी कमाई होनी चाहिए ना भाई। ऐसे तो सब संपन्न है, सबके पति कमाते हैं और भूखा नहीं मारेंगे। कोई भी पति अपनी औरत और अपने बच्चों को भूखा मार सकता है, चाहे वो कुछ भी करे, भूखा तो कोई नहीं मार सकता, लेकिन शौक भी पूरे नहीं करा सकता भाई। अपनी हैसियत से तो शौक पूरे कराएगा बेचारा। तो मैंने कहता हूं ये मौका मिला है आपको, घरेलू औरतों को ये मौका मिला है जिनके पास कोर्स है, क्योंकि ऐसे कोर्सों में कंपटीशन कम होता। जैसे अभी आप एसएससी की तैयारी करने निकल जाओ, पुलिस की तैयारी करने निकल जाओ, दुनिया की भीड़ है, लेकिन यहां एएनएम कितने हैं, और उसमें भी पैट 2023 वाले कितने हैं। कुछ का पैट 2023 होगा तो काउंसलिंग होगी। हमने देखा था पिछली बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गई थी लड़कियां, तो रजिस्ट्रेशन कराने लखनऊ जा रही थी, वहां पर उस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं थे। तो आप सोचो भीड़ बहुत छटती है। तो किसी का पैट 2023 होगा तो ऋणात्मक नंबर होंगे, माइनस में तुक्का मार के आई होगी, ना पढ़ने वाली होगी बेचारी, और माइनस में नंबर आ जाएंगे उसके,
क्योंकि यहां मैथ रीजनिंग जी के कौन जानता है एएनएम वाला? कोई जानता है? बहुत कम। तो आप लकी मानो अपने आप को। अगर आपके पास ये सब चीजें बैठ रही हैं तो चांस बन रहे हैं, और डमरू घुमाना है बस अब, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दें सब लोग। तो मैं बात कर रहा था यहां मातृत्व देखभाल की। अब मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा था कि यहां पर भी सारे वही काम होंगे, यानी ये जो मातृत्व देखभाल होगी ये एएनसी, आईएनसी और पीएनसी के रूप में होगी। याद आ रहा है? मैंने इसलिए उपकेंद्र को डिटेल से पढ़ाया था। अब एएनसी की बात कर लें, एएनसी की अगर हम बात कर लें तो वहां पर एएनसी में 4 विजिट थी, यहां पर भी 4 विजिट होंगी, काम तो वही है भाई। मान लीजिए कोई ठाकुर द्वारा में ये सीएससी भी है और पीएससी भी है और एससी भी है, तीनों चीजें हैं ना। आप जाइएगा कभी यहां पर, आप देखिएगा एएनएम वाला पोर्शन अलग है, इधर ओपीडी वाला अलग है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक सीएससी में तीनों अस्पताल शामिल होते हैं, यह मतलब हुआ इसका। सीएससी वाले जो ऑफिशियल कार्य मतलब हाँ सर्जन भी बैठेगा, तो होते नहीं होते ऑपरेशन से यहाँ पे, चाहे भले से कभी कभी आती हो डॉक्टर, है ना। सीजर हो रहा है तो सीएससी मतलब बड़ी सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो पीएससी, और अगर एएनएम वहां पे बैठ के टीका लगा रही है उस अस्पताल में तो वो हो गया एससी। तो एससी है, हमारी माताजी वहीं बैठती थी, ऐसे प्रवेश किया और इधर को पहला वाला जो पड़ती बिल्डिंग, याद आ गया? हाँ वो एससी है यहां पर, हाँ वो एससी है यहां पर, ठीक है। सब सेंटर तो शामिल है ना इसमें, पीएससी का ही भाग तो है, अलग थोड़ी कर दोगे उसको। और यहां पर क्या लिखा हुआ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी ये पीएससी ना होकर क्या है? सीएससी। ठाकुर द्वारा क्या है? सीएससी। अंतर समझिए, यहीं से उदाहरण लेके चलेंगे हम। तो मैं यहां बताने वाला था कि एएनसी तो एट इज इट वही है, वही एएनएम होगी भाई। मान लीजिए ये हमारी वाइफ बैठी हुई है, ये प्रेग्नेंट हो गई, तो इनको हम रजिस्टर्ड कहां कराएंगे? यहीं के सब सेंटर पे तो कराएंगे, तो यहीं की तो एएनएम आएगी, इनसे काउंसलिंग करने, तो 4 विजिट करेगी वो। सब कुछ वही है, वही ब्लड शुगर, वही एनीमिया, वही वजन, वही सारी जांचें जो आपको, बस इसमें एक जांच बढ़ जाती है वीडीआरएल की। कौन सी? बीडीआरएल। तो इसको सिफिलिस बोलते हैं, मतलब इन्फेक्शन तो नहीं है किसी प्रकार का, है ना। तो वो यहां हो जाती है, उपकेंद्र पे नहीं होती थी, तो वो जांच बढ़ जाती है, बाकी कोई अंतर नहीं। मगर ये आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल वही जांचें पूछेगा कि एएनसी में कौन कौन सी जांचें होती हैं, तो जो मैंने आपको कल बताई थी वही एएनसी की जांचें। अब बात आती है आईएनसी की, यानी प्रसव के दौरान। एएनसी क्लियर हो गया, इसमें तीनों पढ़ेंगे ना हम। तो तीनों में हमने क्या देखा? पहला तो होगा एएनसी, दूसरा क्या होगा? पीएनसी, सॉरी आईएनसी, आईएनसी का मतलब क्या था? इंट्रानेटाल। देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं कि एएनसी एएनसी तो रटा रहता है, एएनसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर डिलीवरी किस तरह से करवानी है। फोर्सेप्स से, फोर्सेप्स क्या हो गया? औजारों से या वैक्यूम से। वैक्यूम से डिलीवरी, समझ रहे ना? वैक्यूम से डिलीवरी का मतलब हो गया एक ऐसी मशीन होती है जो बच्चे को पुश करती है, खींचती है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर प्रसव चीरा लगाकर नहीं होगा। ये पॉइंट की बात आपको समझनी होगी। कट लगा दे, क्योंकि यहां पर सर्जन डॉक्टर है ही नहीं। ये ठाकुर सीएससी है ना, तो यहां तो है, लेकिन अगर आप पीएससी जाएं, डिलारी में जाएं, डिलारी पीएससी है प्योर, तो डिलारी में आपको डिलीवरी होगी पीएससी पर, लेकिन किस माध्यम से? औजारों के माध्यम से, फोर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं उसको, या वैक्यूम के माध्यम से। वैक्यूम का मतलब होता है पुश कराकर। उसको आप ये ना समझे कि कोई मशीन, कूड़ा करकट वाली मशीन लेकर खींच देंगे बच्चे को, ऐसे नहीं, पुश कराकर। पहले तो पुश ही कराएंगे ना, पुश कराकर जैसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिलीवरी। तो दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी के प्रकार हैं।
औजार, फोर्सेप्स का मतलब यहां पर क्या होगा, हल्की फुल्की चिमटी से चीजों को, हाँ हाँ हाँ, बस ये मतलब वो चीज करना। एक तो हो गया नॉर्मल, अपने आप बच्चा सारा बाहर आ गया नाल सहित। एक ये हो गया कि हाँ भाई कुछ चीजें आ गई, कुछ चीजें रह गई, तो चिमटी से उसको गर्भाशय का मुंह फैलाकर थोड़ा सा बच्चे को खेलना, वो फोर्सेप्स डिलीवरी थी। हाँ, फोर्सेप्स का मतलब ही होता है ये, जैसे मतलब चिमटियां, औजार वगैरह वगैरह, बस समझ रही। तो आप यहां पर समझे तो यहां पर दो आईएनसी का मतलब हो गया प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान। तो यहां प्रसव जो है, यहां वो बिल्कुल ध्यान रखना है यहां बिल्कुल कि पीएचसी पर डिलीवरी, डिलीवरी सामान्य प्रसव होगा, सामान्य, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं, होती है। और ये यहां पर दो प्रकार की मिलेगी आपको। ये जो सामान्य नॉर्मल डिलीवरी है, इसके दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे। फोरसेप्स, फोरसेप्स डिलीवरी, और दूसरा वैक्यूम, वैक्यूम डिलीवरी। यानी यहां पर आप साफ साफ समझ लीजिए, चीरा लगाकर डिलीवरी यहां नहीं हो सकती, चीरा लगाकर यहां पर डिलीवरी नहीं हो सकती। एक चीज, प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान यहां पर एक बात और ध्यान कर लीजिएगा कि, यहां पर एक बात और ध्यान कर लीजिएगा कि जो जच्चा है, जच्चा और बच्चा, जच्चा और बच्चा को पीएचसी से, पीएचसी से 48 घंटे में घर भेज देना, घर भेजना होता है। नियम यही है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर सीजर डिलीवरी हो ही नहीं रही, यहां तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भैया 48 घंटे तक ही आप रोक सकते हैं। 48 घंटे के बाद आप उसे क्या करोगे, घर वापस भेज दोगे। ओके। और बात करें पीएनसी की, तो पीएनसी में आप क्या कर सकते हैं, पीएनसी में, पीएनसी देखभाल में, पीएनसी में, पीएनसी देखभाल में, देखभाल के दौरान जन्म के 1 घंटे बाद, जन्म के 1 घंटे के बाद स्तनपान प्रारंभ कराना है। ये पीएनसी, हाँ 1 घंटे के, अच्छा हाँ, पहला दूध क्या होता है, वो पहला दूध तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम कहता है। हाँ 1 घंटे, हाँ 1 घंटे के भीतर, इसको मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, 1 घंटे के बाद लिख दिया मैंने इसको। आप 1 घंटे, 1 घंटे के, 1 घंटे, हाँ के भी, क्वेश्चन आएगा तो 1 ही घंटा मारना है। मैक्सिमम अवधि हो गई ना वो, तो मैक्सिमम अवधि हो गई। आजकल तो ये होता है कि बच्चे को साफ उफ करा, हाँ करा देते हैं, लेकिन उतरने वाली बात है ना, उतरता भी तो नहीं ना एकदम से, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 1 घंटा मैक्सिमम अवधि है। तो आपसे जो भी सवाल पूछेगा, और उसको जो माँ का पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम, उसको उसको बोलते हैं तरल सोना, तरल सोना ही बोलते हैं उसको, लिक्विड गोल्ड। हाँ गाढ़ा होता है, तरल होता है, पीला होता है ना, सोने जैसे रंग का होता है, तो इसलिए ध्यान कर लेंगे आप। उतार लीजिएगा इसके। तो एक तो ये काम हो गया। पहला काम हमने क्या पढ़ा, पहला काम हमने पढ़ा
पीएचसी में पहली सर्विस या पहला काम हमने ये पढ़ा, देखिए जो आपके सामने है कि मां की मातृत्व देखभाल संबंधी काम होते हैं, जिसमें 3 तरह के काम हैं, एएनसी, आईएनसी, पीएनसी। एएनसी के दौरान वही जांचें वगैरह 4 विजिट जो मैं पढ़ा चुका हूं। आईएनसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं बस पीएचसी पे। अगर उनको जरा सा भी लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना नहीं है तो वो तुरंत क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे, आगे सीएससी के लिए रेफर कर देंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी सर्जन डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। जच्चा और बच्चा को 48 घंटे में घर भेजना है ना, और 1 घंटे के भीतर या 1 घंटे तक उसे दूध पिला देना है। ये काम थे अब तक कौन से, मातृत्व। उसके बाद नंबर 2, अभी तो नंबर 1 था, नंबर 1 के दौरान पढ़ा। नंबर 2 वैक्सीनेशन। अब इसकी चर्चा हम आगे जो भी हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन उसमें करेंगे डिटेल से कि जन्म के समय, जन्म के तुरंत बाद, है ना। वैक्सीनेशन का कार्य कहां होता है, पीएचसी पर होता है। करता नहीं करता, जो आपको टीकाकरण जिसे कहते हैं वो कार्यक्रम चलाता है। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन का काम करता है। वैसेक्टोमी जो है, और जो इसके कैंप लगाता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके कैंप लगते हैं नलबंदी के और नसबंदी के। डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन एक दिन ऐसा तय कर लिया जाता है महीने का, जिस दिन वो डॉक्टर ऊपर से यानी जिला अस्पताल से वहां आते हैं और ये काम करवाते हैं, है ना। तो तीसरा काम क्या हो गया, परिवार नियोजन की सेवा देता है। परिवार नियोजन का कार्य, परिवार नियोजन। अब ये आपको मैं बता चुका हूं, वैसेक्टोमी क्या होता है, ये सब क्या होता है कल, है ना। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को, जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनको लागू करवाने का काम करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कराता है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे और एमटीपी फुल फॉर्म बताएंगे, आई हुई है फुल फॉर्म, पूछी जा चुकी है। प्रेगनेंसी, बहुत बढ़िया, है ना। एमटीपी नंबर 5, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये इसे चिकित्सीय गर्भपात कहते हैं। इसके लिए जो है ये पीएचसी काउंसलिंग करता है। क्या करता है, काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब यह है कि कैसे आप गर्भपात को कर सकती हैं। अगर उसी के यहाँ हो जाएगा नॉर्मल तरीके से तो वो अपने यहाँ करवा देगा, डिलीवरी कर रहा है तो गर्भपात भी कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है सिजेरियन मामला है या कोई अबनॉर्मलिटीज हैं तो फिर वो उसको रेफर कर देगा, यानी काउंसलिंग करी जा सकती है। तो एमटीपी का मतलब गर्भपात होता है। ये मैं इसको अगर इसको लिखूं एमटीपी को सामान्य भाषा में तो ये हो गया चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात यानी ऐसा गर्भपात जो मेडिकल के नियंत्रण में किया जाए या स्वास्थ्य या अस्पताल की निगरानी में किया जाए। तो एमटीपी के लिए क्या करता है, काउंसलिंग करता है ना। एमटीपी काउंसलिंग का कार्य भी ये करता है। काउंसलिंग का मतलब सलाह होता है। एमटीपी काउंसलिंग के दौरान यदि कोई विवाहित, क्योंकि यहां तो विवाहित ही है, विवाहित का तो मतलब ही नहीं, विवाहित स्त्री अगर गर्भपात कराना चाह रही है तो वो उसको बताएंगे किस माह में हैं आप, जांचें लिखेंगे सारी, बच्चे की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। काउंसलिंग में ये सब चीजें आती हैं। ठीक, और अगला 24 आवर इमरजेंसी रहती है। यहां पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा रहेगी, ओपीडी सर्विस रहेगी। क्या रहेगी,
24 घंटे लिख देंगे, अगला पॉइंट 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। 24 घंटे नंबर 6, भाई 24 घंटे इमरजेंसी सेवा क्यों? क्योंकि यहां मैंने आपको भी बताया था कि यहां पर 4 से 6 बेड होंगे। अब अगर उन बेडों पर मरीज है तो भैया 24 घंटे तो रहना पड़ेगा ना किसी को। और मान लो उसी बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है, रात को आप 12 बजे आपके गांव में किसी के बच्चा पैदा होना है और उपकेंद्र पर तो कोई मिलेगा नहीं, तो आप सीधा यहीं तो आओगे पीएचसी पर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगला होता है ओपीडी सेवा। ओपीडी सेवा भी यहां मिलती है पहली बार। ओपीडी सेवा, ओपीडी सेवा क्या होती है? ओपीडी सेवा क्या है? डॉक्टर जो ओपीडी से पर्चा बनवा लो, यानी जो बाहर के पेशेंट होते हैं, जो बाहर के पेशेंट होते हैं उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आपने इसकी हिंदी लिखी देखी होगी मगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अस्पतालों में लिखा रहता है कमरे के बाहर बाह्य रोगी विभाग, लिखा रहता है। अरे लिखा रहता है कि नहीं सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग। तो ये बाह्य रोगी विभाग जो है इसी को आप आज से क्या माने, ओपीडी, यही होता है ओपीडी। और ओपीडी की सेवा कहां से मिलती है? पीएचसी से शुरू होती है, उसके बाद ऊपर तक आगे चलती रहती है, वो तो जिला अस्पताल तक फिर चलती रहेगी। तो ये सभी जो कार्य थे, ये सब कार्य किसके थे? पीएचसी के कार्य थे। अब आगे हमें कार्य तो ज्यादा नहीं पढ़ने होंगे क्योंकि यही सब कार्य होते हैं, ऊपर तक चलते रहते हैं, है ना। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे अब हेड डाल देंगे आप, अगला तीसरा हमारा सीएचसी। सीएचसी, सीएचसी, अगला हेड डाल देंगे आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी। सीएचसी पहली बात 1,20,000 की जनसंख्या पर मैदानी भागों में और 80,000 की जनसंख्या में पहाड़ी भागों पर एक सीएचसी का गठन किया जाता है। तो लिख लेंगे 1,20,000 की जनसंख्या कहां पर? मैदानी भागों में। 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सीएचसी और 80,000 की जनसंख्या, और ये कहां पर है? पहाड़ी भागों पर। जनसंख्या पर एक सीएचसी होती है या ओपन की जाती है। बात समझ में आ गई इतनी सी। दूसरी बात, नहीं पहाड़ी क्षेत्र को और जनजाति क्षेत्रों में थोड़ा सा पारिभाषिक रूप से डिफरेंस होता है। जैसे जनजाति क्षेत्र वो होता है, जनजाति क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर जंगल पाए जाते हैं। जहां पर क्या पाए जाते हैं? जंगल। तो जंगलों में निवास करने वाली जाति जनजाति कहलाती है। तो जनजाति तो मैदानी क्षेत्रों में मिल सकती है। क्या?
हाँ, तो उसका आंसर आप ऐसे कर सकते हो 80,000, है ना, क्योंकि जनजाति भी क्या होती हैं, इनकी भी संख्या जो है तुलनात्मक रूप में तो कमी है। पहाड़ों पर जंगल भी होते हैं और वहां पर जंगली जातियां भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। जनजातियां तो बिजनौर में भी मिलती हैं। नहीं तो आंसर फिर 80,000 ही मारेंगे, क्योंकि वो पूछने का उद्देश्य उसका वही है, क्योंकि पहाड़ों पर जनरली जंगल ही होते हैं, तो उनको उसने ट्राइब्स के रूप में ही माना है, जंगल जनजातियों के रूप में माना है। वो सही आंसर 80,000 दिया होगा उसका आंसर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। जनजाति क्षेत्र आ जाए तो आप यही माने, जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र वाला माना है आपने, वहां वहां अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो सब जनजाति वाला वही आंसर करेंगे। हाँ, एससी में 3,000 मानेंगे, पीएससी में 20,000 और सीएससी में 80,000। ये तीनों ही पहाड़ी वाले ही आप जनजाति के रूप में मान सकते हैं। वो उस तरह से पूछ रहा है उसने। हो गया इतना। अब एक सीएससी में आप ये समझ लीजिएगा 4 तो पीएससी होती हैं। कितनी पीएससी होती हैं? 4। 100 गांव होते हैं। और ये 4 पीएससी वाला क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी एनम 2022 में सवाल आया था कि एक सीएचसी में कुल कितनी पीएचसी शामिल होती है। तो आप लिख लेंगे इसको भी। एक सीएचसी में 4 पीएचसी शामिल होती है, या आप कह सकते हैं 4 पीएचसी पर 1 सीएचसी होती है। आगे देख लेंगे। एक सीएचसी में लगभग 100 गांव। अरे 25 चौका 100 होगा, सीधा सीधा होगा, नहीं होगा? कैलकुलेट करते रहो। एक पीएससी में 25-26 गांव थे, अब 4 पीएससी बराबर 100 गांव होगा, तो 100 गांव शामिल होते हैं। स्टाफ 25, स्टाफ कितना होगा यहां पर? 25 होगा, और बेड की संख्या 30 होगी। बेड कितने होंगे? 30। तो एक सीएससी पर, अब मैं सीधा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, स्टाफ 25 और एक सीएससी पर बेड्स कितने होंगे? 30। तो बेडों की संख्या 30 होगी एक सीएससी में, और एक सीएससी में क्या कहते हैं, स्टाफ कितना होगा? 25 होगा। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से एनएम 2022 में आया था कि एक सीएससी में कुल कितनी पीएससी होती हैं। ये आप ध्यान कर लीजिएगा। अब आप जानिए, सीएससी जो होती है वो स्पेशल सर्विस देने के लिए जानी जाती है, तभी तो उसका नाम थोड़ा सा कद उसका बढ़ा दिया। अब स्पेशल सर्विस में जैसे एक तो सर्जन डॉक्टर होगा वहां पर, एक गाइनोलॉजिस्ट होंगी, जच्चा बच्चा की स्पेशलिस्ट। मान लीजिए भाई, ऐसा भी तो होता है ना कि केवल एएनएम का काम तो सामान्य डिलीवरी करना है, अब डिलीवरी सिजेरियन करनी है, सिजेरियन होनी है, या कोई डिलीवरी एबनॉर्मल है, तो उसकी जो पूरी जांचें, पूरी जो गहनता से अध्ययन करेंगे वो गाइनोकोलॉजिस्ट तो करेंगे। गाइनो मतलब जो ये, जो आपकी जच्चा बच्चा से केंद्रित संबंधित जो डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर जिन्हें आप बोलते हैं, वो गाइनो का कोर्स किए हुए होती है ना। तो एक सर्जन होंगे, एक गाइनो होंगे, ये बहुत सिंपल सी बात आप इसमें ध्यान रखेंगे, है ना। और शिशु रोग, क्योंकि बच्चा वहां पैदा हो रहा है, तो वहां बच्चा जब पैदा हो रहा है और नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट ऐसा भी तो संभावना बन सकती है कि जो बालक है वो भी थोड़ा एबनॉर्मल हो जाए, उसके मुंह में पानी चला जाए, नाल फंस जाए, तो वहां पर एक शिशु रोग विशेषज्ञ भी होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सीएचसी में क्या क्या, सीएचसी में जो आपको सुविधा रहती है
या सीएससी में क्या क्या सुविधा होती है। तो देखिए, सर्जन डॉक्टर रहेगा, ओके, एक चीज। दूसरी चीज, गायनो डॉक्टर रहेंगी, गायनो डॉक्टर। अब गायनो डॉक्टर को आप अपनी भाषा में लेडी डॉक्टर कर सकते हैं, समझ जाएंगे आप फिर इससे, है ना। तीसरा, शिशु रोग विशेषज्ञ रहेंगे। क्या रहेंगे? शिशु रोग विशेषज्ञ की सुविधा रहेगी। और एक्सरे की सुविधा रहेगी। पैथोलॉजी होगी वहां पर, एक्सरे होगा, पैथोलॉजी होगी, ओटी होगा, ब्लड बैंक होगा। क्या होगा? लेबोरेटरी होगी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी होगी, ओटी होगा। ओटी समझते? ऑपरेशन थिएटर। और ब्लड बैंक होगा। नियम यही कहता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए और होती भी हैं। वो अलग बात है कि सुचारू रूप से संचालित हो या ना हो। ठीक है, तो आप समझिएगा। अब इसी के आधार पर इसके कार्य बन जाएंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी कहां पर होगी? सर्वप्रथम क्यों बोला भाई? जिला अस्पताल और प्रादेशिक अस्पताल में तो होगी ना। सबसे पहले कहां से शुरुआत होगी? सीएचसी से। पॉइंट की बात है भाई, लिख देना ब्लड बैंक। मैंने कहा हो या ना हो, नहीं होता नहीं है जनरली, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। कागज ये कहते हैं, लिखा पढ़ी बात में लिखा हुआ है, सिजेरियन डिलीवरी की फैसिलिटी होगी। पहली बार सिजेरियन डिलीवरी कहां हो सकती है? सीएचसी। अब आप सोचिए क्वेश्चन कैसे दे सकता है घुमा के। क्वेश्चन दे सकता है कि एक उपकेंद्र पर एएनएम को जांच के दौरान गर्भवती की स्थिति संवेदनशील लगती है, उसको ऐसा लगता है कि इसे गायनो या सिजेरियन के लिए रेफर करना चाहिए, तो वो कहां रेफर करेगी? जल्दबाजी में गलती कर देता बच्चा पीएससी, क्योंकि वो सोचता पहले तो अधिकार पीएससी पे रेफर करने का है एएनएम को। ऐसा नहीं है। कंडीशन जब अगर उसने दे दी कि भाई सर्जन को भी रेफर करना है, तो सर्जन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेफर करेगी तो पीएससी पे कर सकती है। लेकिन अगर सिजेरियन डिलीवरी के लिए रेफर करेगी तो कहां करेगी? सीएससी पे। क्योंकि पहली बार हमने देखा सर्जन डॉक्टर कहां देखने को मिला हमें? सीएससी पर। ना तो वो एससी पर था और ना ही पीएससी पे था। इसके अलावा बाकी सब वही है, नेशनल प्रोग्राम को काम करेगा, इमरजेंसी सेवा रहेगी 24 घंटे यहां पर भी, सिजेरियन डिलीवरी, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी रहेगी ब्लड को स्टोर करने की, और नेशनल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की। मतलब जितने भी हेल्थ कार्यक्रम होते हैं उनको, वो तो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक दो लाइन जिला अस्पताल के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक दो लाइन जिला अस्पताल के बारे में भी लिख लेते हैं और काम खत्म करते हैं। फिर इस टॉपिक हमारा जो हो जाएगा पूरा, ये खत्म हो जाएगा। जिला अस्पताल, तो सबसे बड़ी बात, एक जिले पर एक जिला अस्पताल होता है। सिंपल सी बात है, आप सब जानते होंगे। अगर यहां बेडों की संख्या आपसे पूछ ले कि जिला अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 150 से 300। वो जिले की संख्या पर डिपेंड करता है ना भाई। रामपुर एक छोटा जिला, मुरादाबाद बड़ा जिला, तो दोनों के अस्पतालों में भी अंतर आ जाएगा, लेकिन 150 से कम नहीं होगी, ये आप ध्यान कर लें।
तो यहां पर जो बेडों की संख्या होती है वो 150 से 300 तक होती है। एक चीज 150 से 300 तक होती है। दूसरा, ये जो होता है ये ठीक करने वाली बीमारियां जितनी होती हैं, ठीक करने वाली बीमारियां, अभी तक देखिए हमने क्या देखा था, अभी तक हमने क्या देखा था कि पीएससी पर भी और सीएससी पर भी जनरली वो बीमारियां चीज की जा रही थी जो हैंड टू हैंड हो रहा है तो ठीक है, वरना रेफर। हैंड टू हैंड कुछ, जैसे ओपीडी में, अब आपके यहां जो भी पीएससी सीएससी में ओपीडी में मरीज कैसा आता है, खांसी, जुकाम, बुखार, जाड़ा। लेकिन अगर किसी का बुखार बिगड़ा हुआ आ जाए, किसी का बुखार बिगड़ा हुआ आ जाए या दिमागी बुखार आ जाए, तो वो उसको रोकेंगे, जिला अस्पताल रेफर कर देंगे। किसी गर्भवती महिला की बच्चेदानी में रसोड़ी आ जाए, गांठ आ जाए, सिस्ट, तो वो उसको रोकेंगे, तुरंत रेफर जिला अस्पताल। ये लोग ऐसे होते हैं, ये रख कर लोग मरीज को ठीक करने वाला अस्पताल होता है, रख कर। तभी तो मैंने बोला ठीक करने वाली जगह जो है वो ये है ना। अब अगर इसने रेफर कर दिया तो समझ लो आपका मामला बहुत ही अति संवेदनशील है। इसका मामला अगर इसने रेफर कर दिया तो ये, यानी ये उच्चतम देखभाल का केंद्र होगा, ठीक करने वाली बीमारियों का, ठीक करने वाली बीमारियों का केंद्र होगा। तो ये 2 पॉइंट और लिख लेंगे। उच्चतम देखभाल केंद्र और दूसरा ठीक करने वाली बीमारियों या बीमारियों से ठीक करने वाला केंद्र, सॉरी उल्टा हो गया, बीमारियों से रख कर, यानी उसका एक प्रॉपर इलाज चलाकर, रख कर ठीक करने वाला केंद्र, ये जिला अस्पताल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस, CURAT इसको बोलते हैं। जो मैंने ये लिखा CURATIV, क्यूरेटिव हेल्थ। ठीक है, अब देखिए आप ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि क्यूरेटिव हेल्थ सर्विस किस सेंटर पर दी जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिला अस्पताल। और जो उच्चतम देखभाल के लिए शब्द आएगा वो आएगा टेरिटरी केयर, TERITORY, टेरिटरी केयर। तो अगर दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाए, मैंने बताया ना, ये तो मैंने आपको समझाने तो भी लिख दिया, लेकिन सब क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन टेरिटरी केयर सेंटर होता है। टेरिटरी केयर सेंटर होता है PSC, CSC, SC या DC, सॉरी DH, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आपका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये दोनों में, ये दोनों आप पॉइंट समझ लेंगे। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। एक डेटा है थोड़ा सा, कितने कितने सेंटर हैं, कितने कितने सेंटर हैं, इस पर भी काम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। भारत में अस्पतालों की संख्या, वर्तमान आंकड़े, भाई थोड़ा बहुत एक दो नीचे ऊपर हो जाए अलग बात है, क्योंकि ये तो जब तक एग्जाम होगा हो सकता है फिर कोई एक दो खुल जाए, लेकिन जो आंकड़े मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले SC,
पीएससी सीएससी और जिला अस्पताल। जिला अस्पताल, इनकी संख्या भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 1,57,819, 1,57,819, 1,57,819 भारत में क्या है? सब सेंटर है। भारत में क्या है? सब सेंटर है। सब सेंटर देख लेना, चलो मैं लिखवा देता हूं, फिर मैं देख लूंगा एक बार, है ना। पीएससी 30,579, 30,579, 579। सीएससी 5,951, 5,951। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ डीएच है 764, 764। टैली कर लीजिएगा। देखिए ये डेटा मैंने बताया ना, डेटा कम ज्यादा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। तो आप इसमें एक काम कर लें, सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सब लोगों के हाथ में नेट है, बस मुंह से गूगल पे बोलना है भारत में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या, मिला लीजिए कितना अंतर आ रहा है, फिर मुझे बताइएगा कल, है ना। एक तो ये बात रही। दूसरा, कल की जो क्लास हमारी होगी, टॉपिक तो खत्म हो गया पूरा, स्वास्थ्य मैनेजमेंट। अब हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सुनेंगे पहले आपसे थोड़ा सा। तो जितना डेटा है वो आप याद करके आए। हाँ, ओरल टेस्ट मतलब सुनना ही है, ओरल टेस्ट ही हो जाएगा ना। बैठे बैठे बस बता तो दोगी, जैसे तुम अभी कितना बोलती हो कि वहां ये होता है, वो जांचें होती हैं, तो ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जांच कौन सी उसमें कहलाएगी, तो बस यही तो बताना बैठे बैठे। अरे यहाँ कौन है? यहाँ कोई और थोड़ी नहीं है, हम 4-5 लोगों के अलावा। जब भीड़ बढ़ जाएगी तो बात की बात है, अभी तो मजे से पढ़ाई कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि कल हम जो है इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक सुनेंगे आपसे, और नया टॉपिक जो समितियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। चलिए साहब, शुक्रिया। एमसीक्यूज का मतलब ये हो गया